नमस्कार, मेरा नाम है नील और दुनिया इस हफ्ते कार्यक्रम में मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूं। आप जानते ही हैं कि इस कार्यक्रम में हम महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर बात करते हैं। भारत की सेंट्रल एशिया नीति से संबंधित ऐसी ही एक खबर पर आज हम चर्चा करेंगे। दरअसल बीते 6 दिसंबर को भारत और पांचों सेंट्रल एशियाई देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की एक बैठक हुई। इस बैठक की मेजबानी भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने की। हालांकि इस बैठक में तुर्कमेनिस्तान के प्रतिनिधि के रूप में उसके राजदूत मौजूद थे। आपको बता दें कि इस साल के जनवरी माह में आयोजित पहले वर्चुअल भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन के क्रम में ये बैठक आयोजित की गई। विषय पर आगे बढ़ने से पहले आइए सेंट्रल एशियाई देशों के बारे में बुनियादी जानकारी हासिल कर लेते हैं ताकि हम मुद्दे को और बेहतर ढंग से समझ सकें। दरअसल कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान देशों को संयुक्त रूप से सेंट्रल एशियाई देश कहते हैं। 1991 के विघटन से पहले ये सभी देश सोवियत संघ के भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। ये अलग बात है कि भारत और इन देशों के बीच सीधे तौर पर कोई भौगोलिक सीमा नहीं मिलती है, परंतु भू राजनीतिक दृष्टिकोण से पूर्व में चीन, उत्तर में रूस, दक्षिण में अफगानिस्तान और ईरान की अवस्थिति इस क्षेत्र को भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बनाती है, जिसके कारण भारत लगातार इन देशों के साथ रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश में लगा हुआ है। नई दिल्ली में हालिया बैठक भी इसी संबंध में आयोजित की गई। तो आइए अब विस्तार से समझते हैं कि इस बैठक में किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई। इस बैठक को संबोधित करते हुए एनएसए अजीत डोभाल ने भारत की विस्तारित पड़ोस नीति को लेकर नई दिल्ली की प्रतिबद्धता जाहिर की है। गौरतलब है कि भारत की विस्तारित पड़ोस नीति मध्य एशियाई देशों को भारत के रणनीतिक लक्ष्यों में सहभागिता प्रदान करने की बात करती है और भारत के भू राजनीतिक भागीदारों और भू राजनीतिक हितों में विविधता की भी चर्चा करती है। दिल्ली में आयोजित इस बैठक में रूस यूक्रेन संघर्ष और अफगानिस्तान की सुरक्षा स्थिति को लेकर भी चर्चा हुई। इन दोनों ही मुद्दों का हल खोजना भारत के लिए अत्यंत आवश्यक है। यूक्रेन संघर्ष से पूरी वैश्विक व्यवस्था हलकान है। कई देशों में आर्थिक मंदी का खतरा मंडरा रहा है। ऊर्जा और खाद्यान्न संकट बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर अफगानिस्तान में किसी भी तरह की अस्थिरता भारत और मध्य एशिया दोनों के लिए ही ठीक नहीं है। भले ही तालिबान अपने को पहले से ज्यादा लोकतांत्रिक और मजबूत सरकार के रूप में पेश करे, फिर भी भारत को हमेशा चौकन्ना रहना पड़ेगा। इस लिहाज से मध्य एशिया के साथ संपर्क बेहद जरूरी है। असल में भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच रक्षा संबंध एक महत्वपूर्ण कड़ी है। क्योंकि ये सुरक्षा सलाहकारों की बैठक थी, इसलिए इसमें सुरक्षा से संबंधित विभिन्न आयामों पर चर्चा की गई। चाहे अफगानिस्तान और संबंधित क्षेत्रों में स्थिरता की बात हो या इस क्षेत्र में चीन के प्रभाव से निपटने की बात हो, भारत के लिए मध्य एशियाई देशों का सहयोग जरूरी है, जिसके मद्देनजर पारगमन, व्यापार, निवेश और पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी स्थापित करना दोनों भागीदारों के हित में होगा। खासकर नई दिल्ली के लिए मध्य एशिया एक दीर्घकालिक और विश्वसनीय मित्र के रूप में ज्यादा जरूरी हो जाता है, जब ये क्षेत्र शक्ति संतुलन के लिए वैश्विक महाशक्तियों का अड्डा बनते जा रहा हो। रूस, चीन या अमेरिका जैसी बड़ी महाशक्तियां हों या ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान जैसे अस्थिर सरकार वाले राज्य, सबके हित इस क्षेत्र से अंतर संबंधित हैं। ऐसे में भारत इस क्षेत्र को कतई नजरअंदाज नहीं कर सकता। ऐसे में इस बात को समझना बेहद जरूरी है कि मध्य एशिया में रूस, अमेरिका, चीन जैसी बड़ी महाशक्तियों की उपस्थिति में भारत अपने हितों को कैसे साध रहा है, जबकि महाशक्तियों के बीच हित संघर्ष भी बने हुए हों। गौरतलब है कि नई दिल्ली ने 2012 के बाद से अपनी कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी के तहत इन देशों के साथ संबंधों में मजबूती पर जोर देना शुरू किया। इस संबंध में प्रधानमंत्री मोदी ने 2015 में इन पांचों देशों की एक सामूहिक यात्रा की। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की इस तरह की प्रथम यात्रा थी, जिससे यह स्पष्ट हो गया था कि मध्य एशिया के साथ भारत के संबंध
अब रूस की छाया में ना होकर स्वतंत्र विदेश नीति के भाग होंगे, क्योंकि भारतीय विदेश नीति में अब तक मध्य एशिया के साथ संबंधों को रूस के साथ रिश्तों के तहत ही मापा जाता था। सोवियत संघ से अलग होने के बाद मध्य एशियाई देशों की रणनीतिक अवस्थिति के अलावा जिसने भारत को इस क्षेत्र की तरफ सबसे ज्यादा आकृष्ट किया है, वो है प्राकृतिक संसाधन। गौरतलब है कि मध्य एशियाई देश खनिज और प्राकृतिक संसाधनों के मामले में समृद्ध हैं। कोयला, सीसा, जस्ता, सोना और लौह अयस्क के अलावा कजाकिस्तान में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है। जहां किर्गिस्तान सोने और पनबिजली में समृद्ध है, वहीं तुर्कमेनिस्तान के पास प्राकृतिक गैस के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है। इसके अलावा ताजिकिस्तान में जल विद्युत की अपार क्षमता है, तो वहीं उज्बेकिस्तान सोना, यूरेनियम और प्राकृतिक गैस के मामले में बेहद धनी है। कहा जाता है कि भारत अपनी यूरेनियम जरूरतों का लगभग 80% भाग कजाकिस्तान से ही आयात करता है। इसी तरह महत्वाकांक्षी तापी गैस परियोजना में भारत और तुर्कमेनिस्तान प्रमुख साझेदार हैं। इस तरह से कई प्रोजेक्ट्स को लेकर भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच सहयोग जारी है, परंतु चीन की तुलना में ये सहयोग काफी कम है। मध्य एशियाई देशों के निकट पड़ोसी चीन का मध्य एशिया के साथ वर्तमान में 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार है। साथ ही चीन ने इन देशों में अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI परियोजना के माध्यम से कई क्षेत्रों में निवेश किया है। वहीं भारत का मध्य एशिया के साथ कुल व्यापार मात्र 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है, जिसका बड़ा कारण ये रहा है कि चीन की तरह या चीन की BRI की तरह भारत का इस क्षेत्र तक स्थल मार्ग से कोई पहुंच नहीं है। आपको बताते चले कि सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में आमतौर पर सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा की जाती है, लेकिन इस बैठक में INSTC यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर संपर्क गलियारों पर भी चर्चा की गई। इस संबंध में भारत अपनी महत्वाकांक्षी INSTC परियोजना के माध्यम से मध्य एशिया के क्षेत्रों तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रहा है। अब INSTC क्या है? INSTC के माध्यम से भारत ईरान के चाबहार बंदरगाह होते हुए रूस तक संपर्क स्थापित कर रहा है, जिसके माध्यम से मध्य एशिया के देशों को साधा जा सकेगा और चीन के BRI परियोजना के प्रभाव को कम किया जा सकेगा। साथ ही इस क्षेत्र में बढ़ रहे उग्रवाद, आतंकवाद और कट्टरता जैसी चुनौतियों पर भी साझा सहयोग किया जा सकेगा। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि भारत ने मध्य एशिया में अपनी मजबूत उपस्थिति को सुनिश्चित करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। इस एपिसोड में इस बारे में इतना ही। नए एपिसोड में फिर मिलेंगे, लेकिन अब नोट कर लेते हैं आज का सवाल। सवाल है, नई दिल्ली में NSA स्तर की बैठक के मद्देनजर भारत की कनेक्ट एशिया पॉलिसी की चर्चा कीजिए। सुनिए इस हफ्ते के इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।